जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर वीनस क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान का एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, जिसमें के प्रश्न बार बार उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे गए हैं। इसमें सभी शामिल है, यूपी जीके प्लस जो जैसा आता है हम वैसे ही लिया। 39 नंबर प्रश्न से स्टार्ट है और 38 तक हिंदी था, जो कि मैंने करा दिया है। हिंदी के प्रश्न प्लेलिस्ट में पड़े हैं, आप देख सकते हैं चैनल पर। तो देखिए, ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों पर आते हैं, आपका समय जाया नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है, यदि वीडियो पर नए हैं तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए री एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान का एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, जिसमें से बहुत बहुत प्रश्न पूछे गए, बार बार रिपीटेड प्रश्न है। तो देखिए, 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 39 नंबर प्रश्न कहता है, शेखा झील के नाम से एक भारतीय राष्ट्रीय पक्षी विहार विकसित किया जा रहा है, वह किस शहर में है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में है भैया? तो देखिए, शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में है। कहाँ? अलीगढ़ जिले में स्थित है। तो अलीगढ़ जिले में स्थित पानी की एक झील है। प्रवासी पक्षियों के लिए मुवीस झील को नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में इसे विकसित किया जा रहा। तो अलीगढ़ इसका सही जवाब हो जाएगा। अलीगढ़ भैया, अलीगढ़ जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, प्रश्न नंबर 40 है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 ईस्वी में स्थापित किया गया था भैया? किशनपुर, कतरनिया घाट, रायपुर, चंबल, कौन सा भैया? तो प्रश्न में दिए गए जो भैया हैं, तो कतरनिया घाट जो है 1975 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 1975 ईस्वी में स्थापित किया गया था भैया। 1975 में, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन और भी तो आपको पता होना चाहिए। किशनपुर भैया 1972 ईस्वी में, किशनपुर 1972 में। और ये जो चंबल है, ये रायपुर पूछ लेते हैं पहले। रायपुर जो है तो 1979। इसका कंफ्यूजन है रायपुर का, ये बता देते हैं 1979 में। 1979 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 41 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 41 कहता है भैया कि निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस प्रकार की मिट्टी एक बुंदेलखंड में एकदम प्रमुख रूप से पाई जाती है भैया? तो काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कोरल मिट्टी, विंध्यवन मिट्टी, तो कौन पाई जाती है भैया? प्रश्न नंबर 41 में आप देखेंगे। तो भैया देखिए, जो ये रायपुर का कंफ्यूजन था, रायपुर पश्चिम बिहार, ये 1977 में हो, याद आ गया मुझको, 1977 में भैया स्थापित हुआ। चलिए, बता दिया मैंने वो भी। अब 41 नंबर प्रश्न भैया देखिए। 41 नंबर 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सी बुंदेलखंड में पाई जाती है? कोरल मिट्टी, काली मिट्टी। तो देखिए भाई साहब, 41 में जो काली मिट्टी दी है, काली कपास की मिट्टी, यही जो है भैया बुंदेलखंड में प्रमुख रूप से पाई जाती है भैया। प्रमुख रूप से पाई जाती है। और यह दो प्रकार की होती है, काबर और मार मिट्टी, इसको बुंदेलखंड में कहा जाता है। दो प्रकार की होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 43 भैया क्या है? ये यूपी जीके नहीं है। यूपी जीके में जितने प्रश्न पूछे जाते हैं वो एक ही पास करके पूछे गए। तो 43 नंबर प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है भैया? उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1956 ईस्वी को उत्तर प्रदेश सॉरी उत्तर 1950 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई, और नाम बदलकर इसे, पहले इसका नाम सोवियत संयुक्त संघ था, यानी यूनाइटेड प्रोविंस था। इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न भैया आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, 44 नंबर। मई 2023 में बोला अहमद टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया?
तो भैया आपको यह भी प्रश्न ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 44 तो नाइजीरिया, केन्या, सोमालिया, घना। तो देखिए जो बोला अहमद टिनुबू 2023 में नाइजीरिया देश के राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण किया भैया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 45 नंबर प्रश्न भैया, 45 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 45 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वदेशी रूप से विकसित भारी वजनी टारपीडो का समुद्र के भीतर सफल परीक्षण किया गया। इस टारपीडो का नाम क्या है भाई साहब? ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, सूर्यास्त्र, इनमें से कुछ नहीं। 45 नंबर तो देखिए आपको हम बता दें 6 जून 2023 को स्वदेशी रूप से विकसित भारी वजनी टारपीडो का समुद्र के भीतर यानी कि सफल परीक्षण किया गया। इसका नाम बरूड़ा अस्त्र रखा गया है। बरूड़ा अस्त्र यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बरूड़ा अस्त्र रखा गया है। तो यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? किसके? नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला यानी कि NSTL द्वारा विकसित किया गया। ये एंटी सबरीन टारपीडो है। कौन सा? एंटी सबरीन टारपीडो है। एंटू सबमरीन एंटी सबमरीन टारपीडो है भैया। बढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न की ओर। 46 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 46 कहता है जून 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री यानी कि PM स्वनिधि योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कहाँ स्वनिधि महोत्सव का आरंभ किया? लखनऊ, गोरखपुर, मथुरा, वाराणसी। तो आज सभी लोग जानते हैं भैया कि योगी आदित्यनाथ जी का निवास यानी कि ये कहाँ के रहने वाले? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के जिले के हैं। तो ये कहाँ करेंगे? तो गोरखपुर में ही करेंगे। स्वनिधि का महोत्सव का शुभारंभ गोरखपुर में किया योगी आदित्यनाथ जी ने। कहा? गोरखपुर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब 5 जून दिया है, 5 जून को किया, तो यहाँ पर केवल जून दिया। 5 जून 2023 को योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री PM स्वनिधि योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर गोरखपुर में स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर भैया 43 क्या कहता है? वो सॉरी 47। प्रश्न नंबर 47 आप सभी के सामने। भारत में वैदिक सभ्यता नदी यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए? इनमें से नदी के किनारे विकसित हुई भैया। 47 नंबर प्रश्न भैया क्या कहता है? आप सभी के सामने है। तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे। कहा? सरस्वती। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे 1500 ईसा पूर्व से लगभग विकसित हुई, जो कि ऋग्वेद में सरस्वती नदियों को क्या कहा जाता है? अग्रवती नदी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सरस्वती। इसको ऋग्वेद में अग्रवती नदी के नाम से जाना जाता है। और यह वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बाद विकसित हुई। कहाँ पर? सरस्वती नदी के किनारे पर। और सरस्वती नदी को ऋग्वेद में अग्रवती नदी के नाम से जाना जाता है। और सरस्वती नदी अब कहाँ पर है? अब राजस्थान के रेगिस्तान में विलीन हो गई है। अब जो है यह सरस्वती नदी राजस्थान के रेगिस्तान में विलीन यानी कि गायब हो गई, पता ही नहीं कहाँ चली गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 48 भैया आप सभी के सामने है। मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद करके रखा था? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है 48। ऐसे ही तो प्रश्न पूछे जाते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में बनते हैं। और लड़के सब बच्चे जो हैं मुंह ताकते रह जाते हैं, क्योंकि ऐसा पढ़ के ही नहीं जाते हैं। तो कहाँ भैया? जयपुर के किले में, गोलकुंडा के किले में, जोधपुर के मेहरगढ़ किले में, बठिंडा के किला मुबारक में। तो भैया जो ये मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया है, ये रजिया सुल्तान को बठिंडा के किला मुबारक में कैद करके रखा था। कहाँ? बठिंडा के किला मुबारक में कैद करके रखा था भाई। और रजिया सुल्तान का शासन कब तक रहा? 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक रहा भैया, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी और प्रथम महिला शासिका थी। इसको बठिंडा के किले में कैद करके रखा था मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने।
तो इनका जो ये रजिया सुल्तान है, ये प्रथम महिला शासिका थी और गुलाम वंशक शासक इल्तुतमिश की पुत्री थी और इनका शासनकाल 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक रहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 49 भैया क्या कहता है? प्रश्न नंबर 49 कहता है कि मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का अर्थ क्या होता था भैया? वली शब्द का अर्थ क्या होता था? वली शब्द का अर्थ क्या होता था? संत, आश्रम, शिष्य, क्रम। तो भैया आपको हम बता दें, सूफी परंपरा के अंतर्गत वली शब्द का जो अंत है वो भैया संत का पर्यायवाची होता था। पर्यायवाची जो कि सूफी सिलसिला इस्लाम का ही एक परंपरा मानी जाती है। तो भैया उसका अर्थ क्या होता था? संत। संत का पर्याय ही माना जाता था वली शब्द। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 50 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 50 आप सभी के सामने है। 50 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 ईस्वी में संदर्भ से सही है भैया? गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी। महात्मा गांधी ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। इस आयोजन में खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ। भैया कौन सी इसमें बात सही है आपको ये बताना है। तो गांधी इरविन समझौते के बाद में संधि की पुष्टि की गई। ऑप्शन ए है भैया, ऑप्शन ए जो कि 1931 ईस्वी है। तो और आपको जानकारी दे दे, एक कराची में हुआ था भैया। गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार कर लिया गया था। अधिवेशन मलिक के शीर्षक जो कि परंतु गांधीवाद नहीं थे। इन 1931 ईस्वी में भैया भगत सिंह को पास फांसी हुई थी। 23 मार्च 1931 ईस्वी में भगत सिंह को भी फांसी हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 51 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 51 क्या कहता है? स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई भैया? भीमराव अम्बेडकर तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास, सुखदेव तथा राजगुरु, अरोड़ा अरोड़ा आसफ अली एवं सुभाष चंद्र बोस। भैया किसके द्वारा की गई? तो भैया मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई। और कब की गई भैया? तो 1 जनवरी 1923 यानी 23 ईस्वी में की गई भैया। 1 जनवरी 1923 ईस्वी में की गई। 1923 ईस्वी में की गई 1 जनवरी 1923 मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास के द्वारा की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 52 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 52 कहता है, निम्नलिखित में से अक्षांश निम्नलिखित में किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है भैया? ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, डायरेक्ट बन सकता है एग्जाम में। तो 52 नंबर प्रश्न आप सभी लोग बताएं। एवरेस्ट पर्वत, ढका शहर, इस्लामाबाद शहर, अमरनाथ गुफा। तो भैया एवरेस्ट पर्वत जो है एकदम सही है। एवरेस्ट पर्वत जो है एकदम इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 53 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 53 भैया क्या कहता है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है भैया? रोहतांग सिक्किम में है और लिपुलेख उत्तराखंड, बोमडिला हिमाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। भैया इसमें का बात जो है सही नहीं है कुछ ज्यादा। तो आपको हम बता दें इसमें बात क्या सही है, आप लोग जब तक तुक्का लगाओ। तो देखिए 54 नंबर प्रश्न जो है, 54 है या 53 है? 53 नंबर प्रश्न भैया जो कहता है, तो देखिए रोहतांग जो है ये सिक्किम में नहीं, ये गलत हो गई। कहाँ है फिर सिक्किम में नहीं? रोहतांग कहाँ है? एचपी में यानी कि हिमाचल प्रदेश में है। और लिपू लेक भैया जो है ये उत्तराखंड में। लिपू लेक तो शायद उत्तराखंड में, हाँ तो लिपू लेक उत्तराखंड सही हो जाएगा, यही सही है। बाकी हम लोग सब जान लेते हैं। बेमिडाला ये हिमाचल नहीं अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में है। और नाथुला दर्रा सिक्किम में है। सिक्किम में है, सिक्किम में है भैया। तो देखिए आपको हम इस प्रश्न का सही जवाब है लिपू लेक दर्रा जो है
उत्तराखंड में ही है, लेकिन रोहतांग सिक्किम में नहीं, हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। और बेमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, और नाथुला दर्रा यहाँ पर अरुणाचल दिया, लेकिन ये सिक्किम में है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भैया क्या है? 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 54 नंबर प्रश्न भैया है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अष्टमुंडी झील स्थित है? अष्टमुंडी झील स्थित है। ये भी भैया बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। तो भैया आपको बताना अष्टमुंडी झील कहाँ स्थित है। अष्टमुंडी झील भैया कहाँ? केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में स्थित है भाई साहब, केरल में। तो और भैया जान लीजिए, भैया जो ये राज्य दिए हैं इनके बारे में जान लेते हैं, इनमें कौन कौन सी झील स्थित है। तो आंध्र प्रदेश में कोलुरु झील, आंध्र प्रदेश में कोलुरु झील स्थित है। और तमिलनाडु में भैया कौन सी झील स्थित है? तमिलनाडु में तो नहीं जानकारी है, लेकिन ये पता है महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है। महाराष्ट्र में लोनार झील, और मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। केरल में तो भैया बता ही दिया, अष्टमुंडी झील स्थित है। ये सभी यूपी पुलिस में पूछे गए प्रश्न हैं, बहुत ही फेमस प्रश्न है, वो भी जो प्रबल पूछने जाने की संभावना रहती है। तो 55 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 55 नंबर प्रश्न कहता है, इनमें से कौन सा बांध, इनमें से कौन सा एक बांध प्रकार अस्थाई बांध है जिसे विशिष्ट रूप से पानी को बाहर करने के लिए बनाया गया था? तो 55 नंबर प्रश्न है काफर। काफर बांध को भैया, काफर बांध को अस्थाई बांध है जिसे विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए बनाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 56 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 56 क्या कहता है? भारत के संविधान का भाग, भारत के संविधान का भाग 8, भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? यानी कि ये जो ऑप्शन में है यही डॉट की जगह आएगा। किससे संबंधित? प्रश्न नंबर 56 भैया, तो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। किससे? केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि 57 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा? तो आपको यह बताना 57 नंबर प्रश्न भैया क्या है? 57 नंबर प्रश्न 243Y1, 243S1, 224 सॉरी 124A1 और 338B1। तो आपको ये बताना ये किस में कहा गया। तो देखिए भैया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338B1 में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा। और ये कब किया गया? 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में इस आयोग का 2018 में किया गया। और 102वां संशोधन, और किस अनुच्छेद में? 338B1 में क्या कहा गया? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा। ये किस अनुच्छेद में? 338B1 में कहा गया। और ये कब पारित हुआ? 2018 में। एक संविधान संशोधन कौन सा था? 102वां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 58 भैया क्या कहता है? प्रश्न नंबर 58 कहता है, लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। 58 नंबर प्रश्न बहुत ही मस्त प्रश्न है। 58 नंबर जो कहता है कि लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? अंग्रेजी और हिंदी दोनों में, संस्कृत में नहीं होती है। कौन सा ऑप्शन? ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों में हो सकती है भैया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 59 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियों से संबंधित है? भैया 59 नंबर प्रश्न कौन सा किससे संबंधित? सर्वोच्च न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियों से संबंधित है। प्रश्न नंबर 59 अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 150। तो भैया अनुच्छेद 140 जो है, अनुच्छेद 140 जो है
उच्चतम न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियों से संबंधित, और 143 किससे संबंधित है? उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भैया संबंधित है। और 138 नंबर अनुच्छेद में क्या कहा गया है? 138 में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि के संबंध में कहा गया है। और 150 अनुच्छेद में क्या कहा गया है? 150 में संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप दर्शाया जाएगा भैया। 150 अनुच्छेद में ये कहा गया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर भैया 60 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 60 है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के संवैधानिक रूप से बदलने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? 10वां, 7वां, चौथा, छठा? तो भैया आपको इसका आंसर बताना है 60वें का। प्रश्न नंबर 60 क्या कहता है भैया? प्रश्न नंबर 60 है, 7वां संशोधन जो है भारत के संविधान में 7वां संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने की प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई साहब? प्रश्न नंबर 61 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न नंबर 61 आप सभी के सामने है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG के लिए स्वतंत्र पद प्रदान करता है? तो प्रश्न नंबर 61 में भैया कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 148 ये सब काम करता है, यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लिए स्वतंत्र पद प्रदान करता है, अनुच्छेद 148 भैया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भैया आप सभी के सामने है 62 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने भाई साहब। 62 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 62 नंबर प्रश्न कि भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री का क्या नाम है भैया? जगदीश भगवती, BKR और वी राव, कौशिक बसु, मनमोहन सिंह? भैया 62 नंबर प्रश्न का क्या सही जवाब है? तो देखिए, दो अर्थशास्त्रियों ने मिलकर किया था, वैज्ञानिक तरीके से आय की गणना करी थी। भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? बीके बीके आर वी राव जी, BKR वी राव जी थे भैया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने भैया प्रश्न नंबर 63। भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है? भैया भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है? बाह्य ऋण में वृद्धि, दूसरे देशों के साथ आर्थिक रूप से आर्थिक संबंध कम से कम हस्तक्षेप करना, विदेश में नया व्यापार शुरू करना, आयात प्रतिस्थापन करने के लिए सरल योजनाएं बना। तो भैया दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना, यही भैया जो है वैश्वीकरण का प्रदर्शित करता है भैया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 64 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 64 कहता है, बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों से वसूले जाने अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर को क्या कहा जाता है? तो देखिए मेरी एक बात सुन लीजिए, यदि आपको ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन अजीबो गरीब टाइप के हैं, तो एग्जाम में बेटा अजीबो गरीब टाइप के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि अच्छे प्रश्न पूछे जाते तो सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन होता, तो उन्हीं स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है जो अच्छे प्रश्नों के साथ अजीबो गरीब प्रश्नों का भी अध्ययन करते हैं। और एग्जाम में अक्सर अजीबो गरीब प्रश्न ही पूछे जाते हैं जो वहां पर ही नए लगते हैं। वहीं पर पहली बार कुछ बच्चे कहते हैं कि ऐसे प्रश्न आए थे जो हमने एग्जाम हॉल में ही पहली बार वहीं पर देखा, उससे पहले कहीं देखा ही नहीं था। तो ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो ये अजीबो गरीब टाइप के प्रश्न हैं। इनको पढ़ोगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं, क्या अजीबो गरीब टाइप के प्रश्न हैं। तो देखिए 64 नंबर प्रश्न क्या कहता है? बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े, सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों से वसूले जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर को क्या कहा जाता है भैया? प्रश्न नंबर 64 भैया है कि प्रधान उधार दर, परिशोधन दर, परिवर्तनीय दर,
और छूट की दर तो देखिए यहाँ पर ये फर्जी टाइप हो गया है यार, इसको क्या किया जाए, इसको हम मिटाए दे रहे हैं। ये सब फर्जी टाइप हो गया, पता नहीं कहाँ का ऑप्शन कहाँ रख दिया है। क्वेश्चनों में भी लफड़ा किया है, 64 से डायरेक्ट 68 तक है। तो इसका देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है विशेष। जो भी है, आपको नंबरों से क्या लेना देना, आपको नंबरों से कोई लेना ही देना नहीं होना चाहिए। तो देखिए भैया, इसको क्या कहा जाता है, इसको प्रधान दर कहा जाता है, प्रधान दर कहा जाता है। बहुत महीन हो गया। इसको क्या कहा जाता है, प्रधान दर भैया कहा जाता है। जो भैया क्रेडिट कार्ड वाले ग्राहकों से वसूला जाता है उस ब्याज दर को कहा जाता है प्रधान उधार दर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न नंबर 68 भैया क्या कहता है, प्रश्न नंबर 68 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 68 कहता है अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला। अब आ गया ना प्रश्न बढ़िया। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भैया 1998 ईस्वी में मिला। कब, 1998 ईस्वी में मिला भैया। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस क्षेत्र में या किसके लिए दिया जाता है भैया। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार 69 नंबर प्रश्न भैया है, क्या कहता है 69 नंबर प्रश्न। तो जवाहरलाल नेहरू जो है अंतरराष्ट्रीय समझदारी के लिए दिया जाता है। किसके, सरकारी सेवा के लिए नहीं, अंतरराष्ट्रीय समझदारी के लिए भैया जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओलंपिक रिंग में पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किए गए, यानी ओलंपिक रिंग जो थे पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किए गए, आपको ये बताना है। प्रश्न नंबर 70 1913 ईस्वी में भैया ओलंपिक रिंग पहली बार पब्लिक एरिया में प्रस्तुत किए गए भैया, सार्वजनिक रूप से यानी पब्लिक रूप से प्रस्तुत किए गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे देश की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है भैया, सबसे प्राचीनतम भाषा प्रश्न नंबर 71 क्या कहता है, प्राचीन भाषा जो है भैया सबसे संस्कृत है, संस्कृत सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द इनकलाब इक सॉरी इनकलाब नहीं, द इकाबाग नामक पुस्तक किसने लिखी, इकाबाग नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इकाबाग नामक पुस्तक मेगन मिरांडा ने लिखी। कौन, मेगन मिरांडा द्वारा लिखी गई द इकाबाग नामक पुस्तक मेगन मिरांडा के द्वारा लिखी गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 73 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 73 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है भैया। तो प्रश्न नंबर 73 का भैया सिंहली, सिंहली भाषा जो है श्रीलंका में पहली भाषा थी, सिंहली भाषा। अंग्रेजी भाषा तो अंग्रेजों की है, तमिल अपने तमिलनाडु की है, मलयालम भैया इधर साउथ की है, जो केरल एरल में चलती है, बेंगलुरु साइड चलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 74 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 74 कहता है सन 1928 ईस्वी में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है। भैया यह बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, साइंस का प्रश्न है, फिजिक्स का। किसने की भैया, तो सीबी रमन ने की, जिसे रमन प्रभाव कहा जाता था, जिसे रमन प्रभाव कहा जाता था। बढ़ते जो कि एक भारतीय वैज्ञानिक थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर इनको देना था ऑप्शन में, तब बहुत बच्चे कंफ्यूज होते, कौन, न्यूटन साहब को यहाँ पर ऑप्शन में जरूर रखना था, तब बच्चे सब उसी को लगाते। अगर एग्जामिनर को कंफ्यूज करना था तो ऑप्शन में न्यूटन भैया को काहे नहीं दिया, न्यूटन भैया को देते तो सभी बच्चे न्यूटने भैया को लगाते, क्यों ना। लेकिन इसका सही जवाब सीबी रमन है, जो कि भारतीय वैज्ञानिक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 75 जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो देखिए प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया भैया, प्रेरण कुंडली का आविष्कार निकोलस कॉलन के द्वारा हुआ, निकोलस कॉलन के द्वारा हुआ भैया, निकोलस कॉलन जो कि वोल्टता प्राप्त करने वाली है भैया, उच्च वोल्ट को प्राप्त करती है। इसका आविष्कार कब किया, 1836 में, 1900 नहीं 1836
1836 ईस्वी में। और किस काम आती है भैया? जो ये प्रेरण कुंडली है ये उच्च वोल्ट को प्राप्त कर लेती है। उच्च से उच्च वोल्ट प्राप्त करने के लिए सहायक है। प्रेरण कुंडली का आविष्कार 1836 में निकोलस पोलन द्वारा किया गया। तो देखिए आज के लिए इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं यह वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो वीनस क्लासेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।